यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का एक PYQ है विथ रेफरेंस टू इंडियाज 5 year प्लान्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। 2019 का PYQ है ये प्रीलिम्स का। हम इस लेक्चर में 5 year प्लान्स को डिस्कस करने जा रहे हैं सो दैट अगर फ्यूचर में कोई PYQ आता है, फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन सॉल्व इट ईजिली। चलिए, इंडियन प्लानिंग पीरियड एंड देयर आफ्टर। देखिए, 1947 से 1966 तक के पीरियड को हम बोलते हैं इनिशियल पीरियड या नेहरूवियन पीरियड। 1966 से 1980 को बोलते हैं पीरियड ऑफ रेट्रोग्रेशन, एक तरीके से डिक्लाइन, हमारे इकोनॉमी में डिक्लाइन। 1980 से 1990 लग गया पीरियड ऑफ रिवाइवल। अब 1991 में आया इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए जिसको हम लोग बोलते हैं LPG रिफॉर्म। ग्लोबलाइज कर दिया गया हमारी इकोनॉमी को। तब से हमारी इकोनॉमी अब तक जहाँ पर है, इट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया इनहेरिटेड अ बैकवर्ड इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। 1900 से 1947 तक हमारा GDP ग्रोथ रेट था 0.7%। अभी जो बहुत सारे वर्ल्ड की एजेंसीज प्रिडिक्ट करती है कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, उस समय GDP ग्रोथ रेट था 0.7% और पॉपुलेशन ग्रोथ था 0.5 to 0.7%। तो अगर आप देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा ग्रोथ 0% थी। क्यों? बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूटेड 53% ऑफ इंडियाज GDP and employed 73% of workforce. But it was so unproductive that the India could not produce sufficient food for itself. 73% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, उसके बाद भी इंडिया सफिशिएंट फूड नहीं बना पा रही अपने लिए। दिस वॉज ड्यू टू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ मैकेनाइजेशन। ठीक है, मशीनरीज वो सब चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाए। बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूटेड 17% ऑफ द GDP and employed 10% of India's workforce. But it was mostly concentrated in consumer goods. And there was absence of modern industries. The only important capital good industry was iron and steel. New industries like heavy industries was completely missing. Please focus on the keyword completely missing. जैसे electricity, transportation, communication, etc. Backward social indicators. Life expectancy was at 32 years. Literacy rate was at 16% और फीमेल की तो 7% थी। India adopted a mixed economy in 1947, taking properties of both socialist and capital economies. Capitalist. अब देखेंगे सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट होता क्या। कैपिटलिस्ट यानी प्राइवेट प्रॉपर्टीज डोमिनेंट, मतलब ज़मीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है, मतलब अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंटिटीज। इनहेरिटेंस इज अलाउड। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी इज सॉल्व्ड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। हायर रोल फॉर मार्केट एंड गवर्नमेंट रोल वॉज केप्ट लिमिटेड। सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट प्रॉपर्टी विल बी स्कार्स एंड रिसोर्सेज विल बी एंटायरली इन गवर्नमेंट कंट्रोल। Markets are absent and government takes decisions on resource use, that is central problems of economy are resolved by planning commission appointed by government. गवर्नमेंट ध्यान देगी। तो हमने क्या लिया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों को मिक्स करके यूज़ किया। रीजंस फॉर नॉट चूजिंग प्योर कैपिटलिज्म इन इंडिया, फियर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। मतलब अगर आप प्राइवेट में ही सिर्फ दे देते तो कुछ ही लोगों के पास बहुत सारी पावर रह जाती, बहुत सारा वेल्थ रह जाता। रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, फॉर ये चीज़ आपके मेंस के लिए है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, gestation period, time taken between initiating a business and earning profit. Absence of institutions to implement market economy. Reasons for not choosing pure socialism in India is lack of administrative capacity to implement socialist policies, lack of political consensus. It could have compromised integrity of India. अब हम लोग आएंगे फर्स्ट 5 year प्लान में। कब से कब तक हुआ? 1951 to 1956, based on Harrod-Domar model. Government policy should encourage savings rate to promote investment and GDP growth. The plan also focused on agriculture, infrastructure and promoting industrial diversification. The plan period targeted GDP growth rate of 2.1% per annum and achieved 4.1% per annum. मतलब आप समझिए
पहले 0.7% था, उसके बाद कितना आ गया 4.1%. दैट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट. हाउ प्लान वर्कड? हाई ग्रोथ वॉज ड्यू टू फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टारगेटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. फास्ट इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू रिलीज ऑफ पेंट अप डिमांड, ऑल्सो नोन एज बेस इफेक्ट. यानी कि पहले से ही मार्केट में बहुत डिमांड थी, है ना. पहले से ही लोगों के पास पैसे थे, बट ब्रिटिशर्स के लिए आप बोल लीजिए वो खर्च नहीं करना चाहते, जो भी उस टाइम माइंडसेट रहा होगा. बट जब गवर्नमेंट ने ध्यान दिया तो बहुत जल्दी से पकड़ा. और ड्यू टू बेस इफेक्ट. बेस इफेक्ट क्या होता है? समझिए आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और आपकी बेस सैलरी 100 रुपये, तो आप क्या देखिएगा, अरे बहुत बड़ा जंप है. बट अगर आपके पास पहले से 90 रुपये होते बैंक अकाउंट में और फिर 100 रुपये आ रहा होता, तो इट्स नॉट अ बिग जंप. मतलब आपकी पहले से ही बहुत कम ग्रोथ थी, इसीलिए हल्का सा भी ग्रोथ आया तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. बेस इफेक्ट. सेकेंड 5 ईयर प्लान. अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है. टिल 1991, 1956 से 1961 तक का जो प्लान है उसको वो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है. टिल 1991 इसको बोलते हैं महालानोबिस मॉडल. महालानोबिस मॉडल. मेन फीचर्स ऑफ प्लान. प्लान वॉज बेस्ड ऑन प्रमोटिंग ग्रोथ थ्रू लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड थ्रू कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. Industrialization was mainly developed through public sector by giving public sector the position of commanding heights in economy. Public sector led growth was planned due to following reasons: keeping price in control, promoting employment generation, promoting balanced regional growth, controlling concentration of wealth by distributing essential commodities to earn profit which can be reinvested. ये था पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, या टू मतलब पब्लिक सेक्टर को एक हाई एंड प्रायोरिटी देने का. 17 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक सेक्टर, दैट इज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट वॉज नॉट अलाउड. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज प्रमोटेड टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट by producing all imported commodities within the country. Private sector was given the responsibility of developing consumer goods industries through labor intensive technology and small scale industrialization. मतलब समझ सकते हैं हम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन और जहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया. लाइसेंसिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एंट्री बैरियर in order to reduce unnecessary production of luxuries and remove shortage of essential goods for proper resource management. एक लाइसेंस ला दिया गया. अब जैसे देखिए आज आपको एक पेट्रोल पंप डालना है तो वहाँ पे क्या लगता है, शायद एक्सप्लोसिव लाइसेंस बोलते हैं, दिस लाइसेंस, है ना. मेडिकल के लिए फार्मेसी डालनी, मेडिकल लाइसेंस, बहुत सारे लाइसेंसेज हैं. टारगेटेड ग्रोथ इन सेकंड 5 ईयर प्लान वॉज 4.5% एंड एक्चुअल ग्रोथ अचीव वॉज स्लाइटली अबव 4% इन स्पाइट ऑफ इंडियाज फर्स्ट रिसेशन 1957 to 1958. रिसेशन वॉज ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, जिसको हम 4X भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ वेरी हाई इंपोर्ट ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल. हमने पहले डिस्कस किया कि इंडिया 73% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी है, बट फिर भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 to 1966, कंटिन्यूटी ऑफ महालानोबिस मॉडल. कोई चेंज नहीं किया गया, महालानोबिस मॉडल को ही यहाँ पे कंटिन्यू किया गया. टारगेटेड ग्रोथ था 5% आना चाहिए, एक्चुअल ग्रोथ आया 3.6%. Reasons for economic slowdown: two severe droughts of 1965 and 1966. Foreign exchange crisis, फिर से 4X of 1965 to 1966 led to second recession of India. पहला हमने देखा सेकेंड 5 ईयर प्लान में, सेकेंड देखा थर्ड 5 ईयर प्लान में. High inflation due to shortage of consumer goods because of underperformance of private sector. Political instability due to frequent wars and demise of prime ministers. – 1966 से 1980, जैसा मैंने आपको बताया, इट वॉज पीरियड ऑफ रेट्रोग्रेशन, मतलब डिक्लाइन. जीडीपी ग्रोथ थी 3.3% पर एनम, पॉपुलेशन ग्रोथ थी 2.5% पर एनम, पर कैपिटा इनकम इज लेस देन 1% पर एनम. 100 रुपये आप कमा रहे थे, अगले साल 100 रुपये कुछ पैसे कमा रहे हो, नॉट इवन 101 रुपीज़. 1972 से 1979-80 तक रिसेशन चल रहा है. 1947 से 1979 इंडियन एवरेज ग्रोथ कितना हो गया, ओनली 1.3% पर एनम. व्हाट वी हैव सीन बिफोर 1947 कितना था, 0.7%, अभी है 1.3%. प्रोफेसर राज कृष्णा, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, 1966 से 1969 एनुअल प्लान से निकले, यानी कि ये हर एक साल में प्लान बदल रहा है, एवरी ईयर. इसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे.
2 मिनट का इंटरवल लीजिए, पानी वानी पीजिए, हाइड्रेट योर सेल्फ, एंड द नोट्स PDF इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल UPSC कॉन्फिडेंशियल, नो स्पेस बिटवीन दम, ये एक वर्ड है, वन वर्ड, ओके। सबसे पहले डिड यू मार्क योर अटेंडेंस, सबसे पहला कमेंट में जल्दी से अटेंडेंस मार्क करके आइए। चलिए, होप यू हैव मार्क द अटेंडेंस, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, 4th 5 year प्लान 1969 to 1974, गडगिल प्लान बोलते हैं, एम्फेसाइज्ड ऑन फैमिली प्लानिंग, पॉवर्टी एलिविएशन, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, सेंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, इस समय फोकस किया गया। देखिए, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है इन PYQs कि कौन सा 5 year प्लान किसके लिए इंपॉर्टेंट था, लास्ट 5 year प्लान में क्या हुआ। 5th 5 year प्लान में 1974 to 1977, ये है 1974, हाँ ठीक है। रोलिंग प्लान बोलते हैं 1977 to 1979। टोटल 12 5 year प्लान्स हुए, लास्ट बिंग 2012 से 2017। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस किया गया। नीति आयोग सेटअप डिसकंटिन्यूड 5 year प्लान्स आफ्टर दिस। कंक्लूजन फॉर मेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट, एक्रीमनी बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, नॉन इकोनॉमिक रीजंस हैं फॉर बोल लीजिए डिक्लाइन। रीजंस फॉर रेट्रोग्रेशन मीन्स stringent licensing policies resulted in discouraging competition and promoting nepotism and rent seeking. Synonym for bribing, मतलब it's a formal word for bribing, corruption. It led to lack of technological upgradation, lack of cost cutting and poor production strategies. मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रख दे रहे हो, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो क्रिएटिविटी है ना, वो सब चीज़ें नहीं बाहर आ पा रही हैं। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ड्यू टू पुअर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ओवर स्टाफिंग। अब देखिए पुअर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसे, वो उसको देखते हैं। ओवर स्टाफिंग विच लेड टू हाई कॉस्ट एंड रिड्यूस्ड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कफोर्स, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट डिस्करेज्ड मॉडर्नाइजेशन एंड कैपिटल इनफ्लो, पुअर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल रिजल्टेड इन लॉस, लैक ऑफ टाइमली अपॉइंटमेंट ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मतलब कोई भी चीज़ को कोई हेड कर रहा है तो प्रेसिडेंट, डायरेक्टर हो, जल्दी से जल्दी अपॉइंट हो। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, द एवरेज इम्पोर्ट ड्यूटी वॉज इंक्रीज टू 400% एंड क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस इज आउटराइट बैन और कोटा लिमिट। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब आप इतना सामान ही ला सकते हो, आप 10 लीटर ला सकते हो बाहर से, इतना इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो भाई इंडस्ट्री अगर आपकी लग चुकी है, फॉर एग्जांपल आपकी इंडस्ट्री बैठ चुकी है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 kg है, आप बोल रहे हो कि आप 1 kg जितने इंपोर्ट कर सकते हो, उसका 9 kg का तो पोटेंशियल वेस्ट हो गया। All this resulted in promoting illegal activities like smuggling and also created shortage of important raw material, which made Indian industries inefficient and uncompetitive compared to global market. This further resulted in making India more dependent on imports,
with less ability to export. Government imported pricing controls, administered price mechanism. It resulted in artificial shortage of commodities, black marketing, hoarding, etc. India had a very complex tax structure, that is very high tax rate, multiple tax slabs and complex structures with too many exemptions and frequent changes in them. Restrictive use like MRTP Act and FERA resulted in discouraging investments in India. ठीक है, क्या क्या है, विल डिस्कस दिस आगे लेक्चर में. 1980 to 1919 बैक टू 5 ईयर प्लान्स, पीरियड ऑफ रिवाइवल बोलते हैं इसको. 6 5 ईयर प्लान, 7 5 ईयर प्लान. ग्रोथ रेट 5.8% एक्सपेक्टेड था, इंक्लूसिव ग्रोथ 7.5% पर एनम. 6.2% पर एनम जीडीपी ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ 8% से थोड़ा कम. रीजंस फॉर रिवाइवल कैसे हुआ? हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन वेरी हाई लोन्स टेकन बाय गवर्नमेंट. हमारी भारत की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हाई लोन ले लिया था विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री. हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑल्सो क्रिएटेड मल्टीप्लायर इफेक्ट विच फर्दर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इनकम जनरेशन. अब आप बोलेंगे सर मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? देखिए, मल्टीप्लायर इफेक्ट से अपने को ऐसा समझिए आप कि देखिए, अगर एक जन खर्चा कर रहा है, ठीक है, इफ वन पर्सन इज, पैसा कैसे रोल होता है? गवर्नमेंट पैसा दे रही है, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, उसे पैसा खर्च कर रहे हैं, दुकानों में जा रहा है, शॉप्स में, लोकल शॉप्स में, ग्रोसरी स्टोर, मेडिकल में पैसा जा रहा है, स्कूलिंग में पैसा जा रहा है, तो पैसा रिवॉल्व हो रहा है. ठीक है. मल्टीप्लायर इफेक्ट, मैं आपको डेफिनेशन बताऊं. मल्टीप्लायर इफेक्ट इज प्रपोर्शनल इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स conducted by government like reducing tax rate, reducing import duty from 400% to 150%, बहुत बड़ा डिक्रीज है. Removing restrictions on investment to promote higher industrial development. Spread of green revolution, yellow revolution and white revolution resulted in increasing purchasing capacity in rural areas and therefore contributed to higher increase in demand for industrial products. Increase in efficiency of workers due to better technology, higher level of capital machines and better training of workforce. However, this time period ended with the crisis of 1991, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था. वो क्राइसिस क्या है? Which was severe shortage of foreign exchange reforms, severe, where India did not had money to pay for imports and had to pay for its short term foreign loans. अब इकोनॉमिक क्राइसिस को डिटेल में देखते हैं. वेरी हाई फिजिकल डेफिसिट यानी कि बोरोइंग, जो मैंने आपको बेसिक्स में कवर करवा दिया लास्ट 3 लेक्चर्स में, ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. Central government has fiscal deficit of above 8% in 1990 and state government had fiscal deficit of above 4% in 1990. High deficit led to high level of crowding out, that is increasing government borrowing. Leads to reduction of liquidity due to which rate of interest increased, which leads to reduction in private investment, which compromised India's growth prospects. However, if government expenditure is on capacity building like infrastructure development, civic amenities, social sector development like education, healthcare, it improves efficiency. उससे क्या होगा? बिजनेसेस भारत में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जो निवेश करना चाहेंगे उसको बोलते हैं क्राउडिंग इन. अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देख के भाग रही हैं तो उसको बोलेंगे क्राउडिंग आउट. वेरी हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया वेयर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज रिकॉर्डेड एट वेयर अर्बन इन्फ्लेशन वॉज रिकॉर्डेड एट मोर देन 11%. दिस मेड इंडियन कमोडिटीज मोर एक्सपेंसिव and increased cost of doing business in India. इन्फ्लेशन का क्या परसेंटेज रहना चाहिए लास्ट वीडियो में हमने देखा है. वेरी हाई करेंट अकाउंट डेफिसिट अबव 4% ऑफ जीडीपी ड्यू टू पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिबरलाइज्ड इंपोर्ट्स एंड ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट. वेरी हाई शॉर्ट टर्म लोन्स टेकन फ्रॉम अब्रॉड रिजल्टेड इन थ्रेट ऑफ बैंक्रप्सी. जो जितना बाहर से आपने पैसा लिया था वो रीपे नहीं कर पा रहे. गल्फ वॉर इन 1990s इंक्रीज्ड इंपोर्ट बिल ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ ऑयल and it reduced remittances from the Gulf. Even higher current account deficit. तो हमने क्या देखा? current account deficit plus fiscal deficit equals to twin deficit. Economic crisis of 1991 forced India to take loan from International Monetary Fund $3.1 billion उस समय, and it started economic reforms in India, both micro and macro. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या रिफॉर्म्स थे. देखिए, हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्री में. पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, मैपिंग, हिस्ट्री, सब चीज़. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल प्लेलिस्ट.